मुसलमान तो बदनाम हैं ही पंजाब के या पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के कि इन्होंने टू नेशन थ्योरी लाए, लेकिन टू नेशन थ्योरी के जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी पहले हिंदू राइट विंग शिदत पसंदों ने पेश की। डेफिनेटली इसकी बेसिस तो ब्रिटिश से मिलते हैं, लेकिन एक हिंदू सिख टू नेशन थ्योरी भी है। वो भला कौन सी? जब पंजाब को 1966 में डिवाइड किया गया तो वो हिंदू सिख टू नेशन थ्योरी थी। अगरचे लिटरेचर में थ्योरी की टर्म यूज़ नहीं की गई है, लेकिन जब 1947 के अंदर पंजाब इंडियन पंजाब अकाली दल ने सपोर्ट किया, मास्टर तारा सिंह मशहूर है अकाली दल का, उसने जब सपोर्ट किया कांग्रेस को, तो उसके बाद उसकी पॉलिटिक्स ये थी कि पंजाब के अंदर पंजाबी ज़बान को ऑफिशियल बनाया जाए और पंजाबी के अंदर एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। तो पंजाबीज़म पे वो बिलीव करता था, पंजाबी नेशनलिज्म में, उसमें कोई मजाका भी नहीं। लेकिन सेंटर की जो हिंदू माइंडसेट एक्सट्रीमिस्ट ताकतें थीं कांग्रेस के अंदर भी डेफिनेटली, तो इन्होंने लंबी एक चाल चल ली और उसके नतीजे में मास्टर तारा सिंह गिरफ़्तार भी रहा और उसका जो पार्टी के अंदर सेकंड इन कमांड था उसने भूख हड़ताल की। तो फिर 1966 में पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, हरियाणा में और पंजाब में, और इनका शेयर्ड कैपिटल चंडीगढ़ बना और ये भी मजहबी बुनियादों पे एक तकसीम हुई थी। तो हमें इस खित्ते के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसको लोगों के जो नेशनलिस्ट या कौमी ज़बान के राइट्स हैं उनको समझना होगा। और पंजाब बेसिकली बहुत ज़्यादा डिवाइड हुआ इस हिस्ट्री को। पंजाब सबसे पहले तो अब पंजाबी ज़बान के मुख्तलिफ, उसका नाम बेशक पंजाबी ज़बान कहते हैं, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। इस तरह सराइकी है और हिंदको है, पोठवारी है और लाहौरी पंजाबी, मुल्तानी पंजाबी इनको कहा जाता था, पोठवारी पंजाबी, ये टर्में यूज़ होती रही हैं, ठीक है। और इसी तरह हरियाणवी इसको हिंदी की तरफ माइल्ड किया गया, जबकि ये भी पंजाबी का एक वेरिएंट, इसको मतलब एक वेरिएंट हो सकता है। और शिमला और ये जो जितने भी पहाड़ी इलाके थे ये पंजाब का हिस्सा थे। आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का है ये भी पटवारी पंजाबी बोलता है और इसको आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़म किया गया। इस तरह शिमला के जो इलाके थे ये भी पंजाब का हिस्सा थे, तो इसको इंडिया ने डिफरेंट स्टेट के अंदर मर्ज किया। तो इस तरह जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है डिवीजन दर डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव, वो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो पंजाबी कल्चर है, ये पंजाबी ज़बान है, वो बड़ी उसमें जामियत थी या बड़ी उसमें स्ट्रेंथ थी, लेकिन फिर भी वो इतने हिस्सों में डिवाइड होती रही है। स्पेशली इंडियन पंजाब के अंदर उसको मज़ीद छोटा करने में, वहाँ इसके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए कि ये ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ठीक है, कि इसको फर्दर डिवाइड। और उसका लॉस ये हुआ कि पंजाब के जो दरिया थे वो खुश्क हो गए। 3 दरिया पंजाब के, और क्लाइमेट सिस्टम जो पंजाब का उन 3 दरियाओं के जो राजस्थान और बाकी इलाकों इंडिया की तरफ मूव किया इंडिया ने, तो उस 3 दरियाओं जो सतलुज, रावी और ब्यास की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ का इकोसिस्टम चेंज हुआ है। उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो, साइंटिफिक बेसिस पे कोई नहीं हुई है, ना ही उसको कोई मीडिया में हाईलाइट करता है। तो ये ज़रूरी था कि इसको देखा जाए कि पंजाब का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और लाहौर जो बड़ा सिविलाइज्ड हिस्टोरिकल सिटी था, अब उसका भी इकोसिस्टम या उसका भी ग्राउंड वाटर आगे फ्यूचर में स्टेक पे है, क्योंकि रावी जो उसके साथ लिंक होता था, जिस शहर की पुराने ज़माने में जितने भी शहर थे वो जो बिल्ड हुए थे वो दरियाओं के ऊपर हुए थे, क्योंकि ये फंडामेंटल है। शहर सर्वाइव ही नहीं कर सकता, बड़ी आबादी सर्वाइव ही नहीं कर सकती जब तक वहाँ का ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना हो। तो दरिया मेन सोर्स है रिचार्जिंग के लिए। तो ये 3 दरिया खुश्क हुए से पंजाब का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ये जो एक्सट्रीमिज़म का कॉन्टेक्स्ट है इसको अंडरस्टैंड करना होगा। और अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एंथ्रोपोलॉजी को मिसयूज़ किया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ हिंदुत्व फोर्सेस। हिंदुत्व फोर्सेस उसके मुकाबले में मैं अपोजिटली कोई फोर्स नहीं देखता हूँ, जबकि इनके नज़रियात को चैलेंज कर सके, जो कि चैलेंजेबल हैं,
जो कि एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स को मिस इंटरप्रेट करके हर एक को अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जोड़ना। अब ये एक नई एडवोकेसी शुरू हो गई है कि जनाब इंडस वैली जो है वो देवनागरी खत के साथ लिंक है। अब उसका मैथमेटिकल प्रूफ आ रहा है ऐसे, हालांकि डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन जिसका हिस्टोरिकल लिंक नहीं है, जब तक किसी चीज़ का हिस्टोरिकल लिंक आप क्रिएट नहीं करते हैं जो ह्यूमन नॉलेज के साथ कनेक्ट हो, तो साइंटिफिक डाटा को आप उसकी बेस पे हिस्ट्री क्रिएट करना वो नैरेटिव जनरेशन है और वो फॉल्स है और वो मिस इंटरप्रेट है। देवनागरी का कोई भी हिस्टोरिकल लिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ नहीं है, उन शहरों के साथ नहीं है। वो शहरों का सिलसिला वो पाकिस्तान की ज़मीन पे सारे हैं 80%, और 20% गुजरात और उसके साथ लिंक्ड है। जो यूपी और मेनलैंड सेंट्रल इंडिया उसके साथ उनका कोई तल्लक नहीं है, और उधर उनका कोई हिस्टोरिकल साइट नहीं मिली है। ठीक है, उनका रस्मुल ख़त डिफरेंट था। जब रस्मुल ख़त चेंज होना एक बहुत सिविलाइजेशनल चेंज की सिग्निफिकेंस होता है। अब मॉडर्न चाइना बना है, उन्होंने अपना रस्मुल ख़त चेंज नहीं किया है, तो रस्मुल ख़त एक बहुत सिविलाइजेशनल चेंज होता है। इसलिए ये झूठा क्लेम के जनाब आजकल रिसर्चर्स और जनाब एडवोकेट्स ही कर रहे हैं कि ये जनाब इंडस सिविलाइजेशन और जनाब वैदिक सिविलाइजेशन का बड़ा गहरा तल्लक है, तो वो गहरा तल्लक इंसान की औलाद हैं, सब आदम की औलाद हैं, तल्लक तो है उस सेंस में, लेकिन सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में उसका ताल्लुक तब तक साबित नहीं होगा जब तक हिस्टोरिकल लिंक ना हो। जस्ट मैथमेटिकल प्रूफ से प्रूव नहीं होती चीज़ें, क्योंकि उस वक्त के हिस्टोरिक फैक्टर होते हैं जो हमें आज इल्म ही नहीं है उनका। तो ये छोटी सी इसमें कमेंट्री मेरी है कि इस चीज़ का इस साइंटिफिक अलूम के ऊपर इसकी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, और साइंटिफिक हिस्ट्री को रिलीजियस हिस्ट्री से काट के प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि उससे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सीधी अगर किसी के करने का मकसूद है तो इससे तो फिर अपोजिट नज़रिया भी वो भी उसके पास भी आर्गूमेंट है, वो भी अपना नैरेटिव बना लेता है। थैंक यू।